नमस्ते। आप सभी को पहले तो मैं सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने हमारे वीडियोज़ को लाइक किए, जिन्होंने भी पसंद किया है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर बने हैं, उनका तहे दिल से आभार, शुक्रिया। और बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया है कि वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर सर एक आप वीडियो बना देते तो बेहतर होता, क्योंकि आज वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और शाम तक शायद नतीजे भी आ जाएँ। ये आपके 15वें उपराष्ट्रपति चुने जाएँगे। तो सबसे पहले जो आपके पास जो फैक्ट है कि जो नए जो भी उपराष्ट्रपति होंगे, ये 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या-क्या हैं, संविधान में उनके बारे में क्या-क्या बातें कही गई हैं, किस तरह के उनके पास पावर्स हैं, कौन से अधिकार हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, 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 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है आर्टिकल 63 में दिया हुआ है। आर्टिकल 63, आर्टिकल 63 में आपका दिया हुआ है आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 में देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इस पद के बारे में दिया गया है। ये कहां से लिया गया है? तो आपके पीटी का जो प्रश्न है आर्टिकल 63, एक तो आपका फैक्ट हो गया कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 63। इसके बाद कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से प्रभावित है, आप कह सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से इस पद को लिया गया है। इसके बाद उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता है उसके बारे में हम लोग बातें करते हैं कि योग्यता, क्वालिफिकेशन क्या होती है। योग्यता या क्वालिफिकेशन, योग्यता या क्वालिफिकेशन, कौन भारत के उपराष्ट्रपति हो सकते हैं, कौन भारत के उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। तो इसके लिए जो शर्त है कि एक तो तीन चीजें आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि भारतीय नागरिक, ये हर जगह है, भारतीय नागरिक, राष्ट्रपति में भी ये है, इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन, और 35 वर्ष की उम्र या ज्यादा, ज्यादा। इसको इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, एज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 ईयर्स। एज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 ईयर्स। इसके बाद है राष्ट्रपति की। जब हम बात करते हैं योग्यता की, तो राष्ट्रपति लोकसभा में सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, लोकसभा में सांसद चुनने योग्य होना चाहिए। यहां जब हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता में रखा गया है कि राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य हो, राज्यसभा में सदस्य बनने योग्य, राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य, सदस्य बनने योग्य, राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य, क्वालिफाइड टू बी द मेंबर ऑफ, क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। वैसे राज्यसभा में चुने जाने के लिए योग्यता में 30 साल का उम्र है, 30 इयर्स का एज आपका होगा तो आप राज्यसभा में चुने जा सकते हैं। लेकिन यहाँ एज जो है 35 इयर्स है। बाकी योग्यताएं जो भी हैं, राज्यसभा में मेंबर बनने के लायक आपको होना चाहिए, और अगर राज्यसभा मेंबर बनते हैं 35 साल की उम्र भी होनी चाहिए, तो ही आप भारत के उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये योग्यता है। एक और योग्यता जो कई बार हम लोग देखते हैं कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं, पर नहीं, should not hold office of profit, should not hold office of profit। लाभ का पद क्या होता है? तो लाभ का पद
पार्लियामेंट बाय लॉ डिसाइड करते हैं। एक सूची है, एक लिस्ट है जिसमें दिया गया है कि इन पदों को हम लाभ का पद नहीं मानेंगे। तो आपका केंद्रीय मंत्री, एमपी, एमएलए, ये सब सारे हैं जो आते हैं कि जैसे कोई एमएलए है वो मंत्री भी रह सकता है, जो सांसद है वो मंत्री भी रह सकता है, तो उसको हम लाभ का पद नहीं मानते हैं। गवर्नर का पद पे है, उसको हम लाभ का पद नहीं मानेंगे, यानी चुनाव लड़ सकते हैं आप, लेकिन एक साथ आप दो पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते हैं। अगर कोई एमपी उपराष्ट्रपति बनता है तो उसका एमपी का सीट को स्वतः समाप्त मान लिया जाएगा। अगर कोई विधायक उपराष्ट्रपति बनता है तो उसके विधायकी की जो सीट है, जो एमएलए उस जहां पे वो विधायक है, उस सीट को खाली मान लिया जाएगा उपराष्ट्रपति बनने के बाद। एक साथ आप दो पोस्ट पे नहीं रह सकते हैं। तो ये हो गई हमारे योग्यता की बात। अब हम लोग आते हैं चुनाव पे। योग्यता के बाद चुनाव। चुनाव या इलेक्शन। इलेक्शन, चुनाव, इलेक्शन। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है। चुनाव के कौन से प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है, कौन सी चुनावी प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है, कौन से पद्धति का इस्तेमाल होता है, कौन से पद्धति का इस्तेमाल होता है, वो हम लोग देख लेते हैं। पद्धति या इलेक्शन सिस्टम। कौन से इलेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल होता है? प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यही तरीका, इसी तरीके से आपका राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, इसी तरीके से राज्यसभा के सांसद का चुनाव होता है, इसी तरीके से विधान परिषद का भी चुनाव होता है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, समानुपातिक, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। नाम बस याद कर लीजिए, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली। मत प्रणाली, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली। इसमें जो चुनाव होता है आपका ईवीएम से नहीं होता है, बैलेट पेपर से होता है। बैलेट पेपर पे आपको 3-4 चॉइसेस दिए रहते हैं। इस बार जनरली 2 ही लोग कंटेस्ट में होते हैं, अदरवाइज मान लीजिए 3 लोग 4 लोग कॉन्टेस्ट में हैं। तो उस बैलेट पेपर के ऊपर आपको अपने प्रायोरिटीज को फिलअप करना होता है कि मेरे अनुसार फर्स्ट प्रायोरिटी का कैंडिडेट कौन वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, सेकंड प्रायोरिटी अगर ये नहीं बनता है तो मैं सेकंड प्रायोरिटी पे किसको रखता हूं, और ये भी नहीं बनता है तो मैं तीसरे प्रायोरिटी पे किसको रखता हूं। इसमें एक वोट नहीं देना है, इसमें आप मल्टीपल वोट्स देते हैं, चॉइसेस फिल करते हैं कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी, मेरा फर्स्ट चॉइस जो है कैंडिडेट नंबर ए है, सेकंड चॉइस मेरा कैंडिडेट नंबर बी है, और यदि आपका पहले चॉइस का कैंडिडेट वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनता है तो आपके वोट को ट्रांसफर किया जा सकता है दूसरे के वोट में, यानी सेकंड प्रेफरेंस जिसको आपने दिया है उसको हम लोग फर्स्ट मान के उसके वोट में ऐड कर देंगे। इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं हस्तांतरणीय मत प्रणाली। आप ट्रांसफर करते हैं, आपके वोट को ट्रांसफर किया जाता है। प्रोपोर्शनेट सिस्टम, सामान्यतः यहाँ वाइस प्रेसिडेंट में उतनी क्लैरिटी नहीं होगी, लेकिन जब आप राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को जैसे चुनाव को, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बिहार का एग्जाम्पल देता हूं। 243 विधानसभा के मेंबर्स हैं, 243 विधानसभा के मेंबर्स हैं, वहां से 16 सीट्स राज्यसभा में बिहार के लिए अलग अलग राज्यों के लिए सीटें निर्धारित हैं। फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चौथी अनुसूची में किस राज्य से कितने प्रतिनिधि राज्यसभा में आएंगे। तो उसी तरह से यूपी से 31 है, बिहार से 16 है, सिक्किम से 1 है। वैसे ही इसकी सूची एक शेड्यूल जो है शेड्यूल 4 में दिया हुआ है। तो बिहार से 16 कैंडिडेट चुन के आएंगे, यानी 16 कैंडिडेट चुनने के लिए 243 लोग वोट करेंगे। समानुपातिक पद्धति की बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो इसमें एक फॉर्मूला चलता है, एक फॉर्मूला चलता है कि
QVP, I mean is equal to n by n plus 1 plus 1। n होता है आपका कुल वैध मत डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड प्लस 1 प्लस 1। एक निश्चित मत चाहिए आपको जीतने के लिए, क्वालिफाइड वोट चाहिए, निश्चित मत, तभी आप जीते हुए कहलाएंगे। विधानसभा से राज्यसभा के सदस्यों की बात कर रहे हैं। मान लीजिए ऑल 243 लोगों ने वोट दिया, बिहार का केस है, एग्जाम्पल ऑफ बिहार मैं ले रहा हूं, बिहार से राज्यसभा में कितने कैंडिडेट चुनने हैं? 16 प्लस 1 प्लस 1। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड, जो नंबर रफ मैं आपको बता रहा हूं, लगभग 15 के आसपास आएगा ये। 243 डिवाइडेड बाई 17, तो 17 1 7 पे 3 17 चौका 68 5 पे 15.3 मान लीजिए। 15.3 तो नहीं करेंगे तो 16 14.3 प्लस 1, यानी एक सदस्य को चुनने के लिए आपके पास 16 एमएलए का समर्थन होना चाहिए। यदि 16 एमएलए का समर्थन है, यानी 16 एमएलए पे एक सीट राज्यसभा में रिजर्व्ड है। 16 एमएलए पे आपके पास एक सीट रिजर्व्ड है। तो हमने देख लिया समानुपातिक पद्धति। समानुपातिक पद्धति का मतलब है कि किस समानुपात में आपको सीटें मिलेंगी। यहां पे समानुपात का मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि यहां पे एक ही वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाना है, यानी कुल वैध मत डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 प्लस 1, यानी 50% प्लस 1 वोट अगर आपके पास आ जाते हैं तो आपको जीत दे दी जाएगी। यानी कहने का मतलब, आज जितने लोग वोट करेंगे आउट ऑफ 788 टोटल मेंबर्स हैं, उसमें से कहा जा रहा है कि 7-8 वैकेंसी है, यानी 780 लोग ही एलिजिबल मतदाता हैं, जिसमें से कुछ लोग वोट नहीं करेंगे। 770 768 जितने भी लोग करें उसका आप आधा प्लस 1, ये वोट जिसको मिलेगा वही आपका उपराष्ट्रपति बनेगा, उसको जीत हासिल होगी। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि इसका इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज की जब हम बात करते हैं, यानी कौन लोग चुनाव में भाग लेंगे, कौन व्यक्ति चुनाव में भाग लेंगे, किसे वोट देने का अधिकार होगा। तो जब हम लोग वोट देने की बात करते हैं तो इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल, इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। सभी सदस्य यानी मनोनीत सदस्य भी, मनोनीत सदस्य भी, मनोनीत सदस्य भी, नॉमिनेटेड मेंबर्स एज वेल। कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं राज्यसभा में? 12 मेंबर्स एज वेल। राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग नहीं लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत मेंबर्स जो है, नॉमिनेटेड मेंबर्स भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में चाहे वो नॉमिनेटेड हो या फिर इलेक्टेड हो, सभी भाग लेते हैं। यानी 788 आपके पास वोटर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। सैलरी इनको कैसे मिलता है? सैलरी की बात अगर हम करें तो इनको वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते सैलरी नहीं मिलता है। इनको जो सैलरी मिलता है, बिकॉज ही इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सभापति भी हैं। उपराष्ट्रपति को पदेन सभापति कहा जाता है, यानी जैसे ही वो उपराष्ट्रपति का पद धारित करते हैं, वो राज्यसभा के चेयरपर्सन भी हो जाते हैं। तो इनको राज्यसभा के सभापति होने के नाते वेतन दिया जाता है। वेतन जो है आज के डेट में देखेंगे कि 4 लाख प्रति माह, 4 लाख प्रति माह, 4 lakhs पर मंथ, पर मंथ, ये इनका वेतन निर्धारित किया गया। कौन निर्धारित करता है? संसद, संसद कानून के द्वारा, कानून से, पार्लियामेंट बाय लॉ, बाय लॉ, पार्लियामेंट बाय लॉ, पार्लियामेंट बाय लॉ। संसद कानून बना के
समय समय पे आप देखेंगे कि राष्ट्रपति राज्यपाल 2018 में परिवर्तन किया गया, जिसमें 1 लाख से बढ़ा के राष्ट्रपति का 5 लाख कर दिया गया। उसी क्रम में इनका भी 4 लाख कर दिया गया। तो सैलरी इनको चेयरपर्सन होने के नाते, राज्यसभा के चेयरपर्सन होने के नाते होता है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि पद रिक्ति या वैकेंसी कब होगी, कब वैकेंसी होगी, कब ये पद खाली हो सकता है। जो अभी वर्तमान जो चुनाव हो रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि पद खाली हुआ तो दोबारा चुनाव कराना पड़ा। तो कब कब खाली हो सकता है ये आप देखेंगे 67, ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है ये अनुच्छेद है। आर्टिकल 67 में ये सब मेंशन्ड है। आर्टिकल 67 में मेंशन्ड है कि 5 साल की उसकी कार्यावधि पूरी हो गई, या तो 5 इयर्स टर्म पूरा हो गया तो उसको हम लोग मान लेंगे कि पद खाली है, चुनाव कराना पड़ेगा आपको। हटाए जाने पर या मोशन लाके राज्यसभा में उसको हटा दिया गया, ये भी 67 में है। अभी हटाए जाने की प्रक्रिया हम लोग देखेंगे कि कैसे हटाया जाता है। या तो उनको टेन्योर के दौरान ही डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो आप पद खाली मानेंगे, पद खाली हो जाएगा। या वो त्याग पत्र दें, जो इस बार का जो केस हुआ कि राष्ट्रपति के नाम त्याग पत्र दे दें, राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए, टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आई रिजाइन, ऐसा करके आप चिट्ठी दे दीजिए। ड्यू टू इल हेल्थ, इस बार जो वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया उसमें इल हेल्थ को रीजन देते हुए रिजाइन किया। तो ये भी किस आर्टिकल में है, 67 आर्टिकल में ही आपको देखिए रेजिग्नेशन की बात की गई है। 67 में ही डेथ की बात है। यानी वो जो त्याग पत्र देते हैं कौन से अनुच्छेद में, 67 में है। किसको त्याग पत्र देंगे, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, और कब पद खाली हो सकता है, तो अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में अगर कुछ डिस्प्यूट है, उसमें कुछ समस्या है, तो इस डिस्प्यूट का निपटारा कहां होगा, सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में ऑफ इंडिया में अगर केस जाता है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय देता है कि इनका जो चुनाव है वो अवैध है, इलीगल है, तो उनको अपना पद खाली करना पड़ता है। तो ये आपको 71 में है। तो इतने सारे तरीके से आपका पद खाली हो सकता है, जिसमें से हमने एक केस स्टडी अभी देखा है जिसकी वजह से चुनाव हो रहा है, 15वें उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्टिकल 68। यहीं पे मैंने लिख दिया है कि आर्टिकल 68 कहता है कि पद रिक्त होने पर चुनाव, जब ये पद रिक्त होगा तो चुनाव कराना अनिवार्य है। या तो आप 5 वर्ष की कार्यावधि पूरा हो उससे पहले ही आप चुनाव कर लीजिए, ताकि पद खाली हो, कुर्सी खाली हो, उसके पहले नए उपराष्ट्रपति तैयार हैं कि वो पद खाली करेंगे और नए उपराष्ट्रपति आपके रेडी हैं। लेकिन बाकी स्थिति में अगर खाली होता है, जैसे या तो हटाए जाने पे या फिर डेथ पे या फिर त्याग पत्र देने पे, तो चुनाव आयोग के बारे में कहा गया है कि उसका चुनाव जो है कराना है। आर्टिकल 68 में इसकी चर्चा की गई। आर्टिकल 68 में क्या कहा गया है वो हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 68 कहता है इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड एज सुन एज पॉसिबल। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड एज सुन एज पॉसिबल। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड एज सुन एज पॉसिबल। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको चुनाव कराना है। राष्ट्रपति में जब चुनाव की बात थी, राष्ट्रपति के पद के चुनाव की जब बात आती है प्रेसिडेंट, तो उसमें 6 माह का जिक्र है कि 6 माह के अंदर चुनाव, कि यदि पद रिक्त होता है तो 6 माह के अंदर आपको चुनाव कराना है। ये वाइस प्रेसिडेंट वाले में लिखा हुआ है एज सुन एज पॉसिबल। जो फर्क है मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं कि एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके आप चुनाव कराएंगे। तो ये जो अंतर है मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि उनको हटाया जा सकता है, तो हटाए जाने की प्रक्रिया क्या है ये आपको आर्टिकल 67 में दिया हुआ है। कैसे हटाया जाएगा, कब हटाया जाएगा, ये आप देख सकते हैं कि कब उनको हटाया जाएगा। तो जो हटाए जाने की प्रक्रिया है कौन से आर्टिकल में दी हुई है, तो आर्टिकल 67 प्रोसेस ऑफ रिमूवल। इसमें जो बातें कही गई हैं कि 14 डेज प्रायर इंटीमेशन आपको देना पड़ेगा, पूर्व सूचना आपको देनी पड़ेगी। किसको देना पड़ेगा, वाइस प्रेसिडेंट को। और उनको 14 दिन पूर्व सूचना देकर राज्यसभा में आप प्रस्ताव ला सकते हैं। राज्यसभा में ही प्रस्ताव, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट लिखा है। क्या नोट लिखा है कि लोकसभा में प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। नोट क्या है, कैनॉट बी ब्रॉट इन लोकसभा।
इन लोकसभा। लोकसभा में आप ये प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। जब आएगा प्रस्ताव कहां आएगा? राज्यसभा में ही प्रस्ताव आएगा। पिछले विंटर सेशन के दौरान ये प्रस्ताव लाने की बात हो रही थी, आप लोगों ने देखा था उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया गया था अपोजिशन के द्वारा। तो कहां लाया जाएगा? राज्यसभा में ही लाया जाएगा। क्या शर्त है? 14 दिन पूर्व सूचना आपको उपराष्ट्रपति को देना पड़ेगा। 14 days prior intimation should be given to vice president, and after that intimation motion can be brought in the Rajya Sabha, only in Rajya Sabha. अब राज्यसभा में कौन सा बहुमत चाहिए? तो इसको हम लोग कहते हैं प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत से ही पारित होगा। इसको हम लोग प्रभावी बहुमत या इफेक्टिव मेजॉरिटी, इंग्लिश में उसको बोलेंगे हम लोग इफेक्टिव मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी से अंतर है। अंतर को आप जान लीजिए क्या है, मैं उदाहरण से आपको स्पष्ट कर देता हूं। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब है जो वोटों की जो संख्या है वो पूर्व निर्धारित है। आपको उससे मतलब नहीं है कि कितने लोग आए, कितने लोग मतदान किए। जो पक्ष में वोट होने चाहिए वो एक फिक्स्ड नंबर सुनिश्चित किया गया है कि इतने लोग अगर समर्थन में वोट देंगे तभी इस प्रस्ताव को पारित माना जाएगा, तभी दिस मोशन शैल बी कंसिडर्ड पास्ड, अदरवाइज दैट शैल नॉट बी पास्ड। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है? द करंट स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यानी 245 अगर मेंबर्स हैं राज्यसभा में, टोटल उसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी ड्यू टू डेथ, ड्यू टू रेजिग्नेशन, ड्यू टू रिमूवल, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जिससे वैकेंसी आती है। आज की डेट में राज्यसभा देखें तो 245 में से 7 सीटें खाली हैं, उसका चुनाव नहीं हुआ है। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इन टुडेज सर्कमस्टांसेस इज 238। और आज अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की बात होती है तो 238 डिवाइडेड बाय 2 + 1 यानी 120 का आंकड़ा आपके पास होना चाहिए, तभी पारित माना जाएगा। अगर 245 के 245 सीटों पे चुनाव हो चुका है, एक भी सीट खाली नहीं है राज्यसभा में, यानी ये प्रस्ताव कितने संख्या से पारित होगा? तो 245 बाई 2 + 1, 245 बाई 2 + 1 यानी 124। 124 नंबर का आपको सपोर्ट मिलेगा चाहिए, तभी इस मोशन को हम पारित मानेंगे। सिंपल मेजॉरिटी ऑन द अदर हैंड, उसका क्या मतलब होता है कि उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत, द मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब 245 में से पद रिक्ति की बात नहीं है। उस दिन सदन में मात्र 200 लोग ही उपस्थित हुए, प्रेजेंट हुए, बाकी 45 एब्सेंट हैं। उनके सीट पे ऐसा नहीं कि उनकी सीट खाली है, वो 45 जो है एब्सेंट है, नहीं आए। अब प्रस्ताव को पारित करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की बात होती तो 200 का मेजॉरिटी 101 से पास हो जाएगा, इसको सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं। लेकिन उस दिन 200 आए, 150 आए या 245 प्रेजेंट रहे, हमें जो आंकड़ा चाहिए वो है आपका 245 डिवाइडेड बाय दिस टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंट सीट्स डिवाइडेड बाय 2 + 1, कुल सदन की कुल सदस्यता का संख्या माइनस रिक्त पद डिवाइडेड बाय 2 + 1। इतने लोग अगर समर्थन करेंगे तो इसको हम लोग इफेक्टिव मेजॉरिटी, प्रभावी बहुमत कहते हैं। इसी बहुमत से लोकसभा स्पीकर को भी हटाया जाता है, विधानसभा स्पीकर को भी राज्यों में हटाया जाता है। उसके लिए क्या चाहिए? प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजॉरिटी। दिस इज नॉट सिंपल मेजॉरिटी एज रॉन्गली अंडरस्टूड बाय मेनी। सो प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजॉरिटी अलग है। मुझे लगता है कि इस एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर कर पाया होगा कि सिंपल मेजॉरिटी क्या है, उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत, द मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। और ये क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस डिवाइडेड बाय 2 + 1। इफेक्टिव स्ट्रेंथ, तो आज की डेट में रिक्त पद को हटा दे, रिक्त पद को हटाना है, अनुपस्थित को नहीं, एब्सेंस को नहीं। इसके बाद हटाने की प्रक्रिया में प्रभावी बहुमत से पारित हुआ राज्यसभा से, उसके बाद से लोकसभा में भेजा जाएगा। लोकसभा में कौन सा चाहिए? सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, साधारण बहुमत। यह आसान प्रक्रिया है। उस दिन 300 लोग आए लोकसभा में, 151 का आपको सपोर्ट चाहिए और यह मोशन पास मान लिया जाएगा। और जैसे ही लोकसभा अग्री करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड लिखा हुआ है कि पास्ड बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी बाय राज्यसभा एंड अग्रीड अपॉन बाय द लोकसभा, और लोकसभा सहमत होती है इस प्रस्ताव से। सहमति कैसे दर्ज होगी? सिंपल मेजॉरिटी से। तो अगर लोकसभा अग्री करती है तो उपराष्ट्रपति पद मुक्त हो जाता है, द वाइस प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव्ड। कौन से आर्टिकल में प्रक्रिया दी गई है? आर्टिकल 67। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग
नेक्स्ट, एक बार मैंने आपको समराइज कर दिया है सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, फिर से मैंने यहाँ पे एनलिस्ट कर दिया है। आर्टिकल 63 देख लीजिए, वाइस प्रेसिडेंट का पद होगा देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है 63 स्पेसिफिकली वाइस प्रेसिडेंट के लिए है। 64 वाइस प्रेसिडेंट एज चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये 64 में है। 65 वाइस प्रेसिडेंट कब राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, तो या तो प्रेसिडेंट का इल हेल्थ है या उसकी मृत्यु हो गई है, वो पद रिक्त है, तो वैसी स्थिति में, वैसी परिस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। और जब वो एज ए प्रेसिडेंट काम करता है तो उसके सारे फैसिलिटीज, उसके सारे वेतन, सैलरी सब उसको कैसे मिले, किसके बराबर मिलेंगे, तो राष्ट्रपति के बराबर मिलेंगे। 66 में इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो आज हो रहा है, 15th वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, उसके तरीका, चुनाव की पद्धति, इलेक्टोरल सिस्टम कौन से इलेक्टोरल सिस्टम के तहत होता है, तो 66 में दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन, कौन क्वालिफाइड है, हु इज क्वालिफाइड टू बी द वाइस प्रेसिडेंट, जो हमने पढ़ा कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लेना चाहिए, राज्यसभा में सांसद चुनने योग्य होना चाहिए, और किसी लाभ के पद पर नहीं हो, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये आपकी योग्यता क्वालिफिकेशन 66 में दी हुई है। 67 में मैंने बताया आपको वैकेंसी कब क्रिएट हो सकती है, जिसमें 4-5 ग्राउंड बताए। 68 पद रिक्त होने पर चुनाव कब कराया जाएगा, तो एज सुन एज पॉसिबल, ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, नॉट 6 मंथ्स। अगर आपको पीटी में ऑप्शन देता है कि 6 महीने के अंदर चुनाव कराया जाएगा, तो वो राष्ट्रपति में है, उपराष्ट्रपति में नहीं है। 69 में ओथ एंड अफर्मेशन, शपथ व प्रतिज्ञान, उपराष्ट्रपति जब पद पे आएगा, चुना जाएगा, तो आप लोग देखेंगे अभी 15वें उपराष्ट्रपति जो भी चुन के आएंगे, राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं और तभी ऑफिस में एंटर करते हैं। तो ये आर्टिकल 69 में ओथ एंड अफर्मेशन दिया हुआ है। तो इसी के साथ उपराष्ट्रपति पे एक शॉर्ट वीडियो जो था, शॉर्ट में मैंने आपको एक एक आर्टिकल के बारे में बता दिया जो उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है। और आज शाम संभवतः आपको नए उपराष्ट्रपति मिल जाएंगे। जो 14वें उपराष्ट्रपति थे उन्होंने रिजाइन किया था ड्यू टू इल हेल्थ टू द प्रेसिडेंट को एड्रेस करके, और उसी की वजह एज सुन एज पॉसिबल, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी 50 दिनों के अंदर खाली होने के चुनाव आज संपन्न कराया जा रहा है, और शाम को आपको नए उपराष्ट्रपति मिल जाएंगे। इसी के साथ ये वीडियो मैं आपको समाप्त करता हूं। अगली वीडियो आपके लिए फिर से लेकर आएंगे। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, ताकि अगले वीडियो बनाने के लिए मुझे पुनः उत्साहवर्धन हो मेरा, और मोटिवेशन मिलेगी, और ढेर सारे वीडियोज आपके लिए बना कर लाऊं। धन्यवाद।